बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी पॉलिटिकल डायरीज में आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पॉलिटिकल डायरीज का सिलसिला बाकायदा आगाज हो चुका है और हमारी ये कोशिश होगी कि रोजाना हम आपके साथ तकरीबन प्राइम टाइम यानी 8 बजे ये प्रोग्राम आप तक पहुंच जाए और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रेगुलर हम आप तक इस प्रोग्राम को इसी वक्त इसी टाइम फ्रेम पे आप तक पहुंचाएं। आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे जाने से पहले अज़ीज़ सदीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा फैसला किया आपने। लोगों की डिमांड है कि आप बाकायदा रेगुलर करें और जल्दी आया करें रात को सोने तक, वरना इंतजार करते हैं वो। नहीं, वो आपको वजह तो पता थी कि एक तो बीमारी, अभी तक खैर मैं उस स्पेल से बाहर आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा। सबसे सर पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट, व्यूअर्स, जिसकी हम बात करते हैं कि तमाम फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत दाई है इस बात की कि फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए और नून लीग भी चाहती है कि फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। तमाम जमातें चाहती हैं कि फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाग गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर वक्त लेक्चर देती है पूरी कौम को, जमातों को, हुकूमत को, कि पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर बात होनी चाहिए, आज जब बात करने की बारी आई तो वो भाग गए। लेकिन इंपॉर्टेंट रज़ा सदीक साहब पता क्या है सर? उन्होंने टेलीविजन चैनल्स पर आना बहुत ही जरूरी समझा, उनके लोगों ने, नुमाइंदगान ने, और आकर वो बैठे रहे और कहते रहे कि जनाब देखें, हुकूमत ने धोखा कर दिया, हुकूमत ने जो है वो चोर दरवाजे के जरिए अपनी फेस सेविंग करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सर कहा गया है। पीपल्स पार्टी सर कहाँ है आज? वो अगर आप देखें, वो बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट बड़ा, यानी ठीक है, पढ़े लिखे हैं। एग्रीमेंट wasn't brought to National Assembly. Government took action on streets, then banned. People killed, over 500 policemen injured. Closed internet. PM didn't make statement in National Assembly. Didn't take National Assembly into confidence at any stage. Now PTI wants to hide behind National Assembly. It's your mess, PM. Clean up or go home. अब ज्यादा लगाएं। यानी ये इस बात का सबूत है कि मैं समझ रहा था कि स्टेट्समैनशिप बिल्ट हो रही है इनमें। स्टेट्समैन के तौर पर बिलावल भुट्टो आगे आएंगे। इस वक्त मुल्क को जोड़ना है, इकट्ठा करना है। बड़ा नाजुक मौका है इस मौके पर। यानी ये ईमान का मसला है। वो एक जरा, यानी जहां तक फ्रांसीसी सफीर को निकालना, जरा मैं उसके तरफ साइड पे रख दूं आपको। इस वक्त मुल्क बिलक रहा है। बाप की जरूरत है इस मुल्क को। ये बलोचिस्तान वाले बाप की बात नहीं मैं कर रहा। रियल बाप की जरूरत है इस मुल्क को, जो आके गोद में लगाए, जो आके सीने पे लगाए यहाँ के लोगों को, बच्चों को, जो सड़कों पे बिलक रहे हैं, जो पता नहीं 4 दिन या 10 दिन या 8 दिन से सोए नहीं है। वो छोड़ें, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, उनका नुक्ता नजर एक तारे इस तरफ रख दूं। मैं तो बात करूंगा उन बच्चों की, उन जो सड़कों में फिर रहे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। यानी इनको छोड़ दें। वो कच्चे ज़हन है, जो भी ज़हन है उनके, वो सड़कों पे थे। उनको काट के नहीं फेंक दिया जाता। तालिबान के साथ आप लोगों ने हाथ मिला लिए। तालिबान के साथ बैठकर आपने सेटलमेंट, अमेरिका तक ने सेटलमेंट कर लिया। आप अंदाजा लगा लें इतनी लंबी जंगें लड़ने के बाद। और वो लोग तालिबान, वो लोग जो खवाजी हैं, जिन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, मुसलमानों हर एक को। और ये भी अभी तहकीक होना बाकी थी कि आकर बैठ के जलाने, गलाओ जलाओ गिराओ करने वाले कौन लोग थे, थाने पे हमला करने वाले कौन लोग थे, पॉलिटिकल इस्तेमाल करने वाले कौन लोग थे। अब अगर वो कौमी दायरे में आना चाहते थे, और उन्होंने, देखें, साद रिजवी ने बाहर रिहाई नहीं मांगी। मुझे भी शुरू में पता लगा कि साद रिजवी को रहा कर रहे हैं, मैंने भी ट्वीट कर दिया, बाद मैंने ट्वीट डिलीट किया मैंने। फिर ये सारी चीजों को उठाकर देखें, उन्होंने पर्चे जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के पर्चे खारिज नहीं मांगे, सिर्फ एमपीओ मांगी है। वो कह रहे हैं जो बैन लगाया वो भी हम अदालतों में जाएंगे। तो इससे बेहतर और क्या चाहते हैं आप? यानी एक स्टेट्समैन होने के नाते। और वो दूसरा जो है, अगर मिसाल है अपना पाकिस्तान पीएमएलएन की, वो शर्म आनी चाहिए शायद खान अब्बासी को। असद कैसर के पास सामने जूता मारूंगा यार, बंदा लगाए यार। पॉलिटिकल, यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये हाल है। एक सीरियस इशू के आप सामने आए हैं, छोड़ें इस बात को। सवाल है कि उस एक पूरी दुनिया में पैगाम दें कि तौहीन रसालत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फ्रांसिस सफीर निकालना या ना निकालना, उसको एक तरफ रख दें, लेकिन ये बाकायदा जाए। आपके पास इन हेट स्पीच के कन्वेंशन मौजूद हैं, आपके पास रेजोल्यूशन मौजूद है कॉम्बैटिंग रिलीजन की। मैं कहेंगे, मैं किस दिन इस प्रोग्राम पे स्पेशल प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये जरूरत थी जोड़ने की, कौमी तारा में लाने की।
और बिलावल ने बहुत, मैं आपको कहूँ, मायूस किया है। और आसिफ अली जरदारी, आसपास के लोग, वो परेशानी ये हो गई ना, यानी कुछ लोग पीएमएलएन वगैरह ये लोग समझ ही बैठे हुए थे कि अब पीडीएम तो कुछ कर नहीं सकी, इमरान खान को घर कौन भेजेगा। वो फिर जहांगीर तरीन वाला कार्ड भी, वो भी उस तरह कामयाब नहीं हो सका। 21 अप्रैल को इकट्ठे करना था लोग, वो भी जरा ठंडे हो गए। अब ये कार्ड ऐसा था, और ये कार्ड कोशिश अगर चल ऐसा जाता, था बड़ा डेंजरस कार्ड था। नहीं नहीं इन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि इस कार्ड को चलाया जा सके। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठे हुए तो उन्होंने कहा जनाब जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है, मैं मुझे यही कुछ करना था। और ये इसकी हिस्ट्री है असद कैसर साहब के साथ उनकी हिस्ट्री, इसलिए उन्होंने कहा कि जूता मारो। उन्होंने कहा क्या आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, ये आपको जेब देती है बात? उन्होंने कहा नहीं जी ये हिस्ट्री है, ऐसे ही होता है। इंपॉर्टेंट आज बात क्या रही, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस प्रोग्राम में बैठ के कहा कि जनाब हुकूमत ने चक्कर दिया है। यार चक्कर किस किस्म का दिया? आप ये कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में आकर बात होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट में आप लेकर आए, उन्होंने कहा जी सफीर को निकालना चाहिए। नहीं जी मैं इस पे बात नहीं करूंगा। भाई आप किस पर बात करेंगे? उसमें लिखा हुआ है ना अजहर सदीक साहब कि इस मामले को पार्लियामेंट में बहस किस पर की जाएगी कि निकालना है या नहीं निकालना। जब आप पार्लियामेंट में एक चीज लेकर आएंगे तो उस पर बहस होगी, तमाम जमातें बताएंगी कि अगर निकाला तो ये हो जाएगा, नहीं निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्यों नहीं निकालना चाहिए, निकालना अच्छा है, निकालना बुरा है, कौम के लिए कैसा है, मुल्क के लिए कैसा है, और क्या ये जमहूरी रवायात हैं, और क्या इससे ईमान का जो एक हिस्सा है जिसके ऊपर ये सारी इस वक्त हम देख रहे हैं, जो कोशिश हो रही है, जो जो जितनी भी जदोजहद इस वक्त हो रही है, जो स्ट्रगल हो रही है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है? ये तमाम बातें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खूब सियासत की। अजहर सदीक साहब आज इतनी सियासत हुई कि आज मुझे यकीन हो गया है कि ये सियासतदान जो है ना ये किसी का नहीं होता। उन्होंने इस इशू को भी सियासत की नजर कर दिया। यार तहरीक को जब ये करारदाद को पेश किया जा रहा था, शोर आपने सुना था कितना शोर हो रहा था वहां पर। तो सियासतदान मैं सर क्या बिल्कुल। कर रहे हैं? सियासतदान क्या कर रहे हैं? सियासतदानों की कोशिश है कि किसी तरह ये जो इस वक्त पार्लियामेंट ये कहते जरूर है लेकिन ये सर्कस बनी हुई है। और दूसरी तरफ ये कि ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट वो आज कह रहे थे और इस पर आई टोटली आई वांट टू डिस्कस एज वेल, आपका भी ओपिनियन इस पे हम जानेंगे। वो ये कहते हैं कि जनाब इस मुल्क के अंदर ना कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा उन्होंने उन्होंने ये भी बात उन्होंने कहा कि ना मीडिया के अंदर लीडरशिप नजर आएगी आपको, ना आपको मिलिट्री के अंदर लीडरशिप नजर आएगी, ना आपको अदलिया के अंदर लीडरशिप नजर आएगी, ना आपको मुल्क के अंदर लीडरशिप नजर आएगी। हाँ लीडरशिप नजर आती है, वो लंदन बैठी हुई है। लंदन में लीडरशिप बैठी हुई है जो कौम को सही रास्ता दिखा सकती है। और वो बारहा ये कहते रहे कि जनाब आप घर जाएं मुझे वजीर आजम बनाएं। बहुत शौक है जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनने का। वो कहते हैं जी आप घर जाएं मुझे वजीर आजम बनाएं, मैं आपको हल दूंगा। क्योंकि बार बार सवाल ये हो रहा था कि आप अगर वजीर आजम होते, अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या होते। मुझे ऐसा सम लगता है अजहर सदीक साहब कि हुकूमत जो भी काम करेगी तो आपने बस दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाना है मुखालफत के अंदर। ये नहीं देखना कि इससे मुल्क पे क्या असर पड़ रहा है, पाकिस्तान पे असर क्या पड़ रहा है। अच्छा मैं ये एक बतौर तालिब इल्म भी ये जानना चाहूंगा और इस पर भी जरूर रोशनी डालें, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस मुल्क ने इस लेवल के ऊपर जो है इस वाक़े की मज़म्मत हर मुसलमान को करनी चाहिए, लेकिन मैं मुल्कों की सतह पर देख रहा हूँ। सर किसने की है अभी तक? आप आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको याद हो, थोड़ी सी मैं जरा हट के एक बात करने लगा हूं, क्योंकि मैं बड़ा कायल हूँ गजवाए हिंद का। हजरत नेमत शाह, वलीउल्लाह शाह की 850 साल पहले की जो उनकी जो प्रिडिक्शंस की उन्होंने, मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट, और मैंने उन सारे मामले को, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का एक जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर एक बड़ा रोल है, और बड़ा एक एग्जाम्पलरी रोल है कि उन्होंने हर मौके के ऊपर, जैसे भी हो, इस्लामोफोबिया की बात इमरान खान ने, आप देखें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे कितने आसान तरीके से इन्होंने कोशिश की। इमरान खान ने ओआईसी को जिंदा करने के लिए, जब ओआईसी जिंदा ना होने की कोशिश की, इन्होंने मुस्लिम ब्लॉक को, आपके सामने पता है, इन्होंने इंडोनेशिया के साथ मिलकर, इन्होंने टर्की के साथ मिलकर वो ब्लॉक और टीवी बनाने की बात हुई। तो वो जो बाहर वाले जो है ना, फॉरेन एजेंसी जो है ना, सीआईए ले लें, मोसाद ले लें, रॉ ले लें, MI5 ले लें, MI6 ले लें, वो सब जाती कि ये क्या हो गया, ये इमरान खान किधर चल गया भैया। आपके यहाँ एक ऐसा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो गुजरा है कि जिसने इंटरनेशनल फेम पे ये चीजें करने की कोशिश की, फिर क्या हुआ उसके साथ, वो एक अलग इशू है। मैं उन बातों में अभी नहीं जाऊंगा।
वो अलग बात है, उनके अपने किए हुए ऐसे काम थे जिसकी वजह से उन्हें ये भुगतना पड़ा। लेकिन एक बात बड़ी रियलिटी के ऊपर है कि जिस तरीके से आवाज़ उठाई, यहाँ इमरान खान के आस-पास लोगों ने जो है ना, वो फवाद चौधरी जैसे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने और शीरी मज़ारी जैसे उन लोगों ने गलत मशवरा दिया उनको। इमरान खान ने अगर ये रेज़ोल्यूशन देखो ना, रेज़ोल्यूशन आज हम इतना कुछ करने के बाद लेके आए हैं, इनकी पहले ही बात मानते, उनको गिरफ्तार ना करते, यही रेज़ोल्यूशन उठाकर पहले ले आते और इसको कौमी धारे में कौम बड़े आसान तरीके से इस बात को लेकर चलते। और दूसरा देखें, नवाज शरीफ की अगर बात अगर देखते हैं तो नवाज शरीफ तो वो आदमी है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हल्फनामे में तब्दील कर दिया था 2017 के अंदर। उस मौलाना अल्लाह बसाया ने शेख रशीद मामला उठाकर लेके आया। यहाँ तो अब कोशिश की गई कि शेख रशीद को भी इसे नेगेटिव लिस्ट में लेके जाए। शेख रशीद तो इस मामले में खत्म नबूवत के मामले पे खड़ा आदमी है, मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जानता हूँ बड़ा क्लियरली। और आज जो आज आप आकर बात करते हैं इसको जरा तफसील से बताएं, क्योंकि लोगों में ये भी कंफ्यूजन नहीं है क्या जो 2017 में जो चेंज किया गया। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। 2017 के अंदर हल्फनामे में तब्दील करके खत्म नबीयीन के हवाले से हल्फनामा कौन लास्ट सा ये बता दें। जब आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं उसके हल्फनामे में आपने बताना है कि आप देखें ना, सिर्फ मैं यकीन करता हूँ नबी पे। अब आखिरी नबी के लफ्ज जो है ना, यहाँ बैठ के उन्होंने लास्ट प्रॉफिट के हवाले से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी और तो प्रॉफिट बात खत्म हो गई। वो लिखने का मकसद ये था कि लाहौरी और मिर्जाइयत और कादियानी जो है ना, उनको एक कवर देना और वो मुस्लिम की सीटों के ऊपर लेक्चर आ रहे। और ये ग्रेटर गेम थी। और मैं समझता नवाज शरीफ इसका आर्किटेक्ट है। नवाज शरीफ बाहर बैठा ऐसे नहीं, उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ अगर आज वो हीरो बनने की, आज फिर हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे कि अहले सुन्नत वल जमात के वो बहुत हीरो है, वो खत्म हो गई है बात, उनके चेहरे नंगे हो चुके हैं। अगर इतना वैक्यूम ना होता ना, अगर इतना वैक्यूम ना होता तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना, इतनी बड़ी जमा, यानी आप स्ट्रीट पावर से लेकर ना दिक्कत थी, इतनी स्ट्रीट पावर बता रहे पूरे पाकिस्तान के इसके पास है। वजह क्या है कि ये एक कमी थी। और ये अब यहाँ चाहिए अब सिविल लीडरशिप की, वो सियासी जमातों वाली लीडरशिप अगर कोई इनके साथ मिल जाए तो दे कैन चेंज। वो एक अलग बात है, यहाँ रेडिकलाइजेशन की बातें शुरू हो जाएंगी, एक्सट्रीमिज्म की बात शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ रेडिकलाइजेशन या एक्सट्रीमिज्म की बातें नहीं होनी है। लेकिन उनके चेहरे जो है बेनकाब हुए थे ना, ये कोशिश करते हैं हर दफा कुछ दिनों बाद कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बड़ा मेलाद करने की कोशिश करेंगे, बड़ा ऐसे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सही लोग हैं उन सबको पता है मौलाना तारुल कादरी के साथ इनके वाले साहब का जरूर है इस हवाले से, लेकिन इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब बंदा इतना पैसा बना ले और बाहर की दुनिया में दौलतें इकट्ठी कर ले, फिर उसका रब से प्यार का कोई वास्ता को नहीं रह जाता। सर ये तो अब हुकूमतों को क्या, लोगों को खुद समझने की जरूरत है। किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि वो नबी की शान में गुस्ताखी कर सके, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसके ऊपर तो कोई सर दूसरी राय नहीं है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासत की जा रही है, इस नाम के ऊपर भी जमातें सियासत कर रही हैं। बहुत ही अच्छा होता तमाम सियासी जमातें आती और कहती कि जनाब ठीक है, जो फैसला मुल्क के लिए बेहतर है उसको देख लिया जाए, अमन और आमा के हवाले से जो मामलात हैं उसको देखा जाए। तो सर ये मामलात इतनी बुरी तरह सामने ना होते। और ये जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी मानना पड़ेगा कि सर देर हुई है, देर हो गई, ऐसा इन्हें जल्द करना चाहिए था। कमिंग बैक टू जस्टिस काजी फायज ईसा, दूसरी हमारी आज की जो खबर है, जस्टिस काजी फायज ईसा सर, मुझे तो लगता ही है कि मौला जट की फिल्म, आई डोंट नो आई शुड से दिस थिंग और नॉट, क्या होगा, क्योंकि मैं उन पर अगर तनकीद इस वक्त कर रहा हूं तो बतौर जज नहीं कर रहा, बतौर साइल कर रहा हूं। वो एक दरखास्त गुजार और वकील और वट एवर यू से वहां पे वो मौजूद हैं। तो काजी फायज ईसा साहब की जायदादें लंदन में मौजूद, अब ये उनकी जायदादें हैं, उनकी बेगम की जायदादें हैं, पैसे किसने भेजे, 3 सवालात सर पूछे गए हैं वहां पर। तो आपको लगता है कि जब आप साबित कर पाएंगे काजी फायज ईसा साहब के जब ये पैसे मुंतकिल किए गए, तो उस वक्त वो कफालत की बात करते हैं ना सर, कि बच्चे या अच्छा बीवी जो है वो उनके जेरे कफालत नहीं थे, यही बात होती है ना सर। अच्छा, 3 सवाल जो शॉर्ट में पहले वो बताए थे। क्या जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से ला ताल्लुक है? बैरून ये मुल्क जायदादें, सॉरी, यस यस यू बैरून राइट। मुल्क जायदाद खरीदने के लिए जो रकम भेजी गई, क्या क्या काजी फायज ईसा का उससे कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए उनका जस्टिस फायज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं? जरा बड़ा सिंपल सा वो फिर किसी वक्त आपने आपने जायदादें देखी है ना, मैंने दिखाई है अब हमारे व्यूअर्स को भी। हाँ, मुझे मुझे तो अच्छी तरह याद है ना।
और फिर ये आपकी वाली बातों के ऊपर मुझे वो शेर याद आ जाता है, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। आहा, अब बड़ा सिंपल, आप यहाँ मैं बड़ी सिंपल सी बात बताने लगा हूँ, ये आम बंदों को क्लियर करने के लिए बड़े सवाल आए हुए हैं इसके ऊपर। अजहर सिद्दीक एक प्राइवेट कारोबारी आदमी है और आमदन लाख रुपया कमाई है और गाड़ी ले लिया 10 लाख रुपए की। आमदन लाख रुपया, गाड़ी 10 लाख की ले ली है। तो सवाल अब जो 9 लाख रुपया है ना, वो 9 कहाँ से लाख आया? रुपए ब्लैक, ब्लैक मनी है वो मैंने डिक्लेयर नहीं ना किया। आपने इसी तरह जस्टिस काजी फायद ईसा की मिसेस सरीना ईसा कहती हैं कि मैं टीचर थी, मेरी रेंट पे इनकम आ रही थी या बाकी चीजें थी, जो कुछ भी चीजें सारी थी वो डिक्लेयर करनी चाहिए थी आपको। वो कहती हैं कि फॉरेन अकाउंट था 7,51,000 पाउंड का, 7,55,000 भेजा यहाँ से, 7,51,000 फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा तो डाल दिया, वो पैसा कहाँ से आया? भाई सिंपल सी बात, यानी चले मैं अब अजहर सिद्दीक को मैं एक दूसरी तरफ ले आता हूँ। अजहर सिद्दीक एक एमएनए है, आमदन उसकी लाख रुपया है, घर खरीद लिया 10 लाख का, क्या चला मेरी तरफ छोड़ दे, मैं बीवी के नाम खरीद लिया 10 लाख का घर। अब वो मैं कहूँ, मैं तो कहूँगा भाई मैंने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया ना, वो ये तो बीवी ने लिया, बीवी से पूछिए आप उसे। अब बीवी के मेरी टैक्स रिटर्न भी जाती है, अब बीवी की आमदन है 50,000 रुपया, घर ले लिया 10 लाख का, वो 9.5 लाख रुपया जो है ना, बीवी तो जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। अब मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ तो वो मेरे पे आ जाएगा, मुझे जस्टिफाई करना है, मुझे बताना है कि मैं वो सारा प्रॉपर्टी मेरे ऊपर आ जाएगी कि 9.5 लाख रुपया, और ये टैक्स अवेयर नहीं होगा, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस कहलाएगी। यही फर्क है नैब के कानून में आम आदमी की। तो यहाँ क्या है, यहाँ अपना मामला इसीलिए एफबीआर के, और ये और बड़ी जबरदस्त बात हुई वो, अच्छा मैं आपके सामने जरा पढ़ दूं, वो जो खास तौर पर जो लफ्ज है ना, वो क्लैरिटी के लिए बड़े जबरदस्त है लफ्ज। मिसाल के तौर पर, यानी यहाँ देखिए ये है जी, यहाँ आपने मामला एफबीआर को भेजने का हुक्म चैलेंज किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा, अदालती हुक्म बरकरार रहा तो आपको एफबीआर से शिकायत मुतलका फोरम पर होगी। अब वो इमरान खान की शर्मस मैं उसको छोड़ता हूँ। अदालत ने मेरे खिलाफ असखुद नोटिस देते हुए केस एफबीआर को भेजा। किसी इंफरादी शख्स के खिलाफ असखुद नोटिस नहीं ले सकता सरीना ईसा। असखुद नोटिस, मेरा केस अवामी एफबीआर को भिजवाना अवामी अहमियत का हामिल नहीं, मेरे खिलाफ दिया गया हुक्म वापस लिया जाए। अब अगला सवाल जो है, आपको पैदा समात का मौका फराहम किया गया। अदालत में बहुत से मुकदमा बजाता फरीक बताए बगैर फ्रीकैन को सुनती है जस्टिस मुनीब अख्तर। आप 18 जून 2019 को अपना बयान खोलें। जस्टिस मुनीब अख्तर, मुझे बजाब्ता नोटिस जारी नहीं किया, मैं जज हूं, मेरे सवाल का जवाब देने की पाबंद है जज। अदालती कार्रवाई आपने नहीं, जज ने चलानी। आपने अपने बयान में कहा था कि सर लड़ाई है, सारी की सारी लड़ाई है। मैं तो आप अदालत आना चाहती है लेकिन आपके शौहर नहीं चाहते। आपने रजाकाराना तौर पर अपना मौकफ अदालत में पेश किया। अब जरा चीजें समझिएगा बात को, आप खुद आई, खुद आके बताया। अब सुमोटो कौन सा, सुमोटो अगर लेना था, सुमोटो में तारीख याद करूँ आपको, ये केस चल रहा था, वकील नहीं आया, वो फैजाबाद धरने का शुरू कर दिया, वकील क्यों नहीं आया फैजाबाद धरना। सुमोटो तो ये होता है कि आप केस कोई सुन रहे हैं और केस कोई चला गया। केस फंड का शुरू किया, केस कोई सुन रहे थे, फंड्स कहां से आए आपके पास। वो आपने वो ऑडिटोरियम में जलसा क्यों कर लिया, वहां एडवोकेट जनरल क्या कर रहा था, ये है खुद नोटिस। यहाँ जिक्र किया कि 3 खुद नोटिस, खुद नोटिस कौन सा है, खुद पेश हुई। उन्होंने कहा कि ये मेरी जायदादें, अदालत ने कहा कि देखें ये अदालत फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, आप कह रही है ना कि ये प्रॉपर्टीज आपकी हैं, तो ये प्रॉपर्टीज आके एफबीआर को जस्टिफाई कर दें। एफबीआर के पास गई, एफबीआर ने बात डिक्लेयर नहीं की इन्होंने, जब डिक्लेयर नहीं की तो प्रॉपर्टी कैसे साबित कर सकती हैं। और पूछा गया 2014 की रिटर्न का सवाल भी आया, जब सवाल सारे आपके, अगर ये मामला इतना क्लियर होता, इतना साफ होता, 2019 से रिटर्न देके क्लियर कर देते। अब जो आप जो छुपते पीछे फिर रहे हैं, कभी इधर कितने जजेस इतने अरसे से एक केस के लिए अंगेज हैं। यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म जो बड़ा शोर डालते थे ना, कि जैसे साकिब साहब के दौर में बड़ी जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है, बड़ी हो रही है, यहाँ देखें सिर्फ इस केस ने कितना अदालत का वक्त अंगेज किया हुआ है। और आप इधर उधर की बातें करके, आज सवाल हुए ना, सियासी बातें हुई, तो अदालत ने कहा कि आप क्यों करते हैं यहाँ तक बैठकर। उन्होंने कहा जी मैं हुकूमत के बारे में करता हूँ, जैसे उमरता बंदेल ने कहा जाए बाहर जाकर बातें करें, ये अगर हुकूमत के बारे में बातें करनी है आपने। तो यहाँ अब इन 3 सवालों को इतना आसान ना समझिएगा, ये नाज़रीन के लिए बताते चले।
जस्टिस काजी फाइसा की मिसेज ने बताना है कि वो जो 7,51,000 फॉरेन अकाउंट में आया है वो कहाँ से आया है, वो कहती है वो पूछ नहीं सकते। वो कहती है वो पूछ नहीं सकते, वो प्रोटेक्शन। ओ भाई ये फॉरेन रेमिटेंस का पैसा है, आपको वो जस्टिफाई करना है कि 7,51,000 रुपया किसने दे दिया। तो 7,51,000 अगर आप जस्टिफाई कर देंगी तो जनाब सात जी लाख इक्यावन हजार रुपए हैं कि पाउंड है? पाउंड हो गए। पाउंड्स की बात हो रही है भाई, पाउंड्स की बात हो रही है। वो पाउंड में जो पैसा था, वो पैसा अगर था आपका तनख्वाहों से लिया था आपने, आपने प्रॉपर्टी बेची थी, तो वो व्हाइट पैसा आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया होगा, वो जस्टिफाई कर दें। वो जस्टिफाई होना नहीं है, फिर आगे अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अल्टीमेटली जो है ना, वो सारा बर्डन जाना है जस्टिस काजी फाइज़ा के ऊपर, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ना है। और यही मामला है। पहले दिन अगर दे देते तो क्या था, यानी पहले दिन ये चीजें क्लियर कर देते तो जरूरत ही नहीं थी। यानी 2019 से शुरू होकर मामला आज हम कहाँ पहुंच चुके हुए हैं। 2020 में आज फैसला आया था 19 जून का, और आज हम अप्रैल 2021 में बैठे हुए हैं। यहीं से आप अंदाजा लगा लें। कल के लिए 9:30 बजे समाअत के ये 3 सवालों का जवाब देना है। और दूसरा मैं बताऊं आपको, एक बात और बता दूं आपको, वो 3 सवालों का ये जवाब दे भी दें तो सुप्रीम कोर्ट फोरम तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो नजरसानी की दरखास्त देखनी है। एफपीआर के पास आ गई रिपोर्ट, और जब आज कल रिपोर्ट मांग रही थी, आज कहा कि रिपोर्ट ले लें, आज गालमन कहने लगे रिपोर्ट नहीं चाहिए हमें। सर ये मसला पता है क्या है? ये हमारे एक तो लीडरशिप का फुकदान, वो कहते हैं जी कि हर जगह लीडरशिप का फुकदान, चले ठीक है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, ये हर प्लेटफॉर्म पे सर यही कुछ हो रहा है। आपको याद है ना ये रेफरी जज एक लगाने थे, तो एक नहीं लगे, अब पता नहीं वो 3 रेफरी जज लग गए हैं। तो अब तीनों की हैसियत रेफरी जज वाली है, क्या होगी? एक बतौर तालिब इल्म मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे समझाएं भी कि वो 3 जज जो हैं वो तीनों रेफरी जज होंगे। मामला तो सर बड़ा इम्पोर्टेंट है। एतजाज साहब तो अब ये पीट रहे हैं ना कि जनाब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जाना चाहिए था। हमने तो उसी दिन कहा था कि ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकता है, और जो लिखा गया एक फाजिल जज ने वो सही लिखा है। और आप देखिएगा, आज की तारीख नोट कर लें और ये टाइम नोट कर लें कि सर अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई इस मुल्क के अंदर, तो सबसे ज्यादा ज़ेर-ए-ताब जज यही होंगे। आप देख लीजिएगा। अच्छा आपने ना, असल आपने देखे, अब सारा कुछ तो हमने बता चुके हैं। जो हमने सारा कुछ बातें कही है ना अपने प्रोग्राम के अंदर, एतजाज अहसन ने मारिया मेमन के साथ ARY में, या काशिफ अब्बासी के साथ बैठ के जो बातें हमने की थी, एंडोर्स किया उनको, वही बातें की है उन्होंने। तो आज फिर कर यही रहे हैं। हमने तो बात कर रहे हैं ना, ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा। ये अभी आप कर चुके हैं, और सबसे आगे चले आप। हमने कहा था कि ये 3 रुकनी बेंच बन नहीं सकता। हमने रूल 5 की, हमने स्पेशल रूल हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की 378 सेक्शन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की थी। और जस्टिस शाइक उस्मानी और जस्टिस नासरा इकबाल ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में, दुनिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम, आज कामरान खान के साथ और नुक्ता नजर जामी के साथ और मुजीब शामी के साथ बैठे हुए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये हैरानकुन बात है, ये अपील सुन रहे हैं आप। रेफरी जज का मतलब है कि 2 जजेस का एक ओपिनियन आना है, उसमें देखना है कि ओपिनियन कौन सा जस्टिफाइबल है। तो जब मैं कहता हूं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये नवाज कोर्ट्स है, आप कहते हैं नहीं ऐसी बात ही तुमने करनी। देखिए मैं फिर भी इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। कोई इक्का दुक्का कोई हो जाए अलग बात है, वो एक अलग बात है। सर मुझे ये बता दे, सिर्फ ये, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा, और इसका ताल्लुक किसी उससे इसे ना समझा जाए, कल को लोग हमारे खिलाफ भी अदालत चले जाएंगे। जनाब देखिए आपके बारे में क्या कह रहे थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सर रिटायरमेंट कब हो रही है? वो जुलाई में हो रही है, गालिबन 4 या 5 जुलाई को हो रही है। 5 जुलाई 2021 खड़ा है। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। सर आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।